हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज हम देखते हुए आ रहे हैं, उसमें मैं इस एपिसोड में आपको आफबाउ का नियम बता रहा हूं। देखिए, जो आफबाउ का नियम है, जिसको हम आफबाउस प्रिंसिपल भी बोलते हैं या फिर इसको n+l का नियम भी बोलते हैं। n मुख्य क्वांटम संख्या है, l द्विगंशी क्वांटम संख्या है, तो n और l का योग, n+l का नियम। आपको सबसे बड़ी बात जो यहां पर अचंभित करेगी वो है कि आफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने जो पाउली का नियम देखा, पाउली साइंटिस्ट का नाम था। आफबाउ एक जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है। ये देखिए, आफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब बिल्डिंग खड़ी करना होता है। ये देखिए, बिल्डिंग खड़ी करना, इसका क्या मतलब हुआ है यहां पे? भाई, जब भी एक बिल्डिंग का निर्माण होता है तो हमेशा सबसे पहले उसका फाउंडेशन तैयार होता है, उसको ईंटों से भरा जाता है और फिर बिल्डिंग ऊपर खड़ी होती है। जैसे आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा, दुबई में सबसे ऊंची इमारत है ना, 850 मीटर से भी ज्यादा उसकी हाइट है। तो बिल्डिंग खड़ी करना बिल्कुल इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भी भरना किया जाता है। तो देखिए, बिल्डिंग खड़ी करना होता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में भरे जाते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, में भरा जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये है आफबाउ का नियम। सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन भरेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम है, फिर अधिक ऊर्जा, फिर अधिकतम ऊर्जा। तो देखिए, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन भरेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। ओके, और फिर उससे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, और ऐसे चलता जाएगा। और फिर उससे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आगे हम चलते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। ये जो आफबाउ का नियम है, ये जैसे अभी अपन ने पाउली के नियम में देखा कि कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आफबाउ का नियम किसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताता है? जो विभिन्न उपकोष हम देखकर आए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी होगी। विभिन्न उपकोषों को हमने सबशेल्स बोला है। सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को हम आफबाउ के नियम से बताएंगे। अब यह पता कैसे चलेगा कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है? तो इसीलिए हम यहां पे n+l की बात करते हैं, n+l का नियम। तो देखिए, यहां मैं लिखूंगा n+l नियम अनुसार
नियम अनुसार जिस उपकोष के लिए, जिसको हमने सबशेल बोला है, के लिए n+l का मान सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में भरा जाएगा, अर्थात उस उपकोष की ऊर्जा न्यूनतम है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी उपकोष में भरा जाएगा। ठीक है, अर्थात इस उपकोष की जो ऊर्जा है वो न्यूनतम है, अर्थात इस उपकोष की ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो ये है n+l का नियम। यहां पर बच्चों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि n+l का मान 2 या 2 से ज्यादा उपकोषों के लिए समान मिल जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैं नोट में लिख रहा हूं, यदि 2 या ज्यादा उपकोषों के लिए n+l का मान समान मिल जाए, सेम मिल जाए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिर हम उस उपकोष में भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरेंगे जिसके लिए n का मान न्यूनतम होगा। ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो अगर n+l का मान समान मिल गया तो फिर n ही निर्धारित करेगा। ये हम ऑलरेडी बोहर के परमाणु मॉडल में भी पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा। n=1 k कोश, n=2 l कोश, n=3 m कोश। सबसे कम ऊर्जा किस कोश की थी? n=1 की। तो जब n+l रूल मतलब n+l के मान समान मिल रहे हैं तो फिर हम जो n है उसी के आधार पर यह निर्णय लेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा। ठीक है बच्चों, यह क्लियर हो गया सभी को। जैसे उदाहरण देखिए, मान लेता हूं मेरे पास ये विभिन्न उपकोष हैं, माना विभिन्न उपकोष दिए गए हैं। जैसे हमको दिया गया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब आपको यह पता करना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो हम बहुत आसानी से n+l का मान पहले निकाल लेंगे। 1s, इसके लिए n का मान कितना है बच्चों? 1 है, और s उपकोष दे रखा है तो l का मान 0, n+l 1 हो गया। ऐसे ही यहां 2s, n=2 l=0, तो n+l 2 हो गया। 2p, n=2 p के लिए l का मान 1 होता है तो n+l 3 हो गया। 3s, n=3 l=0, n+l 3 हो गया। 3p, n=3 l=1, n+l 4 हो गया। 4s, n=4 l=0, n+l 4 हो गया। और 3d, n=3 l=2, n+l 5 हो गया। ये देखिए बच्चों, समझ में आया क्या सभी को? अब किसके लिए n+l का मान न्यूनतम है? आंसर है यहां न्यूनतम है। ये देखिए, ये न्यूनतम मान है।
न्यूनतम मान, इसका मतलब इसकी ऊर्जा सबसे कम है उपकोष की, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां भरा जाएगा। 1s न्यूनतम ऊर्जा। तो कभी कभी आपको ऐसे उपकोष ना देकर एग्जामिनर क्या करेगा, n और l के मान दे देगा। तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि जहां पर भी n और l का सम योग सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं जाएगा, न्यूनतम ऊर्जा। इसके बाद देखिए 2s का नंबर आएगा। अब देखिए यहां n+l3, यहां n+l3, तो फिर क्या करें, तो फिर मैंने आपको भी टिप दिया है, जहां n का मान न्यूनतम होगा तो ये n = 2 है, वो n = 3 है, इसलिए पहले 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3s में जाएगा। फिर देखिए यहां n+l4, यहां n+l4, तो फिर जहां n का मान कम है तो यहां 3 है और यहां 4 है, तो पहले 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा और उसके बाद 3d में जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये उच्चतम ऊर्जा है, ये देखिए, तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों। क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ये देखिए, ये सभी को समझ में आ गया क्या बच्चों? ठीक है, तो इसी के आधार पर जो आवर्त सारणी में विभिन्न तत्व है ना, उनका भी हम हमेशा इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिखते हैं। मैं आपको कुछ और यहां पे उदाहरण लिख के बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा बच्चों। देखिए बच्चों, जो आवर्त सारणी है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टिप सुन लीजिए, ये पूरी केमिस्ट्री में आपके साथ चलता है। क्या, आवर्त सारणी में जो 7 आवर्त हैं, 7 जो पीरियड्स हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, ये 7 पीरियड्स या 7 आवर्त हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, n = 1 में सिर्फ एक ही यहां पर उपकोष है, 1s। ये इसका आंसर ऑलरेडी मैं आपको क्वांटम संख्याओं में बता चुका हूं, 1p, 1d, 1f क्यों नहीं होते, पता है सभी को? ओके, चलिए, ऐसे n = 2 में 2s और 2p है, 2d 2f नहीं होता। n = 3 में 3s 3p 3d है, 3f नहीं होता। n = 4 में 4s 4p 4d 4f, f देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, n = 4 से। 5 5s 5p 5d 5f 5g भी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया है 5g n = 5 से इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन आवर्त सारणी में क्योंकि अभी इतने तत्व ही नहीं है, इसलिए 5g की अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी है। जैसे हम भी तो 4g में ही सिमट के अभी तक रह गए हैं, है ना। बहुत सारे वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं 5G तक इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इंडिया में भी धीरे धीरे आगे अभी 5G का आएगा, है ना, 5th जनरेशन 5G। बट हम यहाँ पे 5G मतलब उपकोष की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ऐसे n = 6 में 6s 6p 6d 6f 6g ये सब होंगे, लेकिन आवर्त सारणी में क्योंकि अभी इतने तत्व ही नहीं है, इसलिए इनको लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है। ऐसे n = 7 में 7s 7p 7d भी नहीं है बच्चों, अभी d के अंदर सिर्फ 4 ही सीरीज हैं d ब्लॉक के तत्वों के अंदर, तो वो अभी हम आवर्त सारणी में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सभी को क्लियर हो गया मैंने कैसे लिखा है। अब जो अफबाउ का नियम है इसके अनुसार मैं यहां पे कट करता हूं, तो आपको यह समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले किस उपकोष में होगी, फिर किस उपकोष में होगी, फिर किस उपकोष में होगी। ठीक है बच्चों, करके देखें। देखिए बच्चों, ये मैं ऐसे कट करता हूं, देखिए सबसे पहले मैं 1s को कट किया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा। ये देखिए यहां न्यूनतम ऊर्जा, 1s से पहले तो कोई उपकोष ही नहीं होता। अब जैसे हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं ना, वैसे रिवर्स करिए ऐसे, और फिर उसके बाद किसको कट करिए, 2s को। ये देखिए, इसका मतलब 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे ही रिवर्स करिए और 2p और 3s को कट करिए। तो देखिए 2p और 3s, ये देखिए 1s 2s 2p 3s। अब ऐसे कट करते जाइए, इसके बाद आ जाएगा 3p 4s, ये देखिए, फिर 3d 4p 5s। तो देखिए हमने यहां तक तो लिखा ही था बच्चों 3d तक, ये तो 3d के बाद अगला जो उपकोष है वो 4p है, फिर 5s है, और ऐसे कट करते जाएंगे। देखिए 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s, उसके बाद 5f 6d 7p। ये देखिए यही हमारी आवर्त सारणी है। अरे समझ में आया सभी बच्चों को?
तो आप किसी भी उपकोष को उठा के देख लीजिए, हमेशा ऑफबाउ के नियम का पालन होता हुआ मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमेशा 3s के बाद 3p 4s ऐसे कट करते जाएंगे हम। ये तो समझ में आ गया सभी बच्चों को। मैं यहां पे आपको कुछ और इसी से संबंधित उदाहरण देता हूं, तो देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे अभी हमने जो 3D अटेंड किया, उसके बाद ही जो आगे वाले उपकोष हैं उनको उठा लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, उसके बाद 5p, 6s। ये देखिए, अब आप इनको अगर n+l के नियम में अरेंज करोगे तो यहां n का मान 4, l का मान 1, n+l 5, 5s, n का मान 5, l का मान 0, n+l 5, 4d, n का मान 4, l का मान 2, n+l 6, 5p, n का मान 5, l का मान 1, n+l 6 और 6s, n का मान 6, l का मान 0, n+l 6। तो देखिए यहां n+l का मान समान है और कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? यहां n का मान कम है, ये देखिए, तो 4p में पहले जाएगा, ये देखिए, फिर 5s में। अब इनके लिए, तीनों के लिए n+l समान है, तो जहां n का मान सबसे कम है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो ऑर्डर देखिए यही होगा। अरे समझ में आया क्या सभी बच्चों को? तो ये क्या है? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है विभिन्न उपकोषों के लिए। इसके बजाय जो 6s के बाद देखिए 4f है, उसके बाद 5d है, फिर 6p 7s है, ये देखिए। तो यहां 4f, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, f उपकोष के लिए l का मान 3 होता है, तो n+l 7 हो गया। 5d, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2। अगर आपने n+l का मान ही गलत निकाल दिया तब तो प्रॉब्लम गलत होनी ही है बच्चों। ऐसे 6p, n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 1, n+l 7, और 7s, n इज इक्वल टू 7, l इज इक्वल टू 0, n+l 7। अब देखिए सभी में n+l सेम आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? जिसके लिए सबसे कम n का मान है, तो इसलिए ऑर्डर देखिए ऐसे होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा था कि ये देखिए इन सभी में 7s में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है बच्चों। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ये क्लियर हो गया। एक बात आपको मैं बता दूं यहां पे, क्या ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने लिखे हैं, आप कुछ उपकोष को तो हमेशा रट लीजिए, है ना। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये भी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है विभिन्न उपकोषों के लिए, और नोट में आप ये तो रट लीजिए बच्चों, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। ये देखिए यही ऑर्डर चल रहा है, 3d 4p 5s, है ना। उसके पश्चात 4d। तो कम से कम ये ऑर्डर रट लीजिए, और बाकी अगर कभी भूल जाते हैं तो फिर ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये आपका हमेशा साथ देगी। क्या? फटाफट n इज इक्वल टू 1 से 7 बना लीजिए और फिर कट करके देखिए, n इज इक्वल टू 1 में 1s, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, फिर कट करिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों विभिन्न उपकोषों के लिए। एक बात और मैं यहां पर आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, जो हाइड्रोजन परमाणु हम पढ़ के आ रहे हैं ना बोहर के परमाणु मॉडल में, या हाइड्रोजन जैसे प्रजाति जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑफबाउ के नियम का पालन नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ऑफबाउ के नियम का पालन
नहीं करते। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं जरा उनको भी। देखिए बच्चों, तो यहां पर यह पॉइंट नोटिसेबल है जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रॉब्लम पूछा जाता है कि हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर, एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम जिसका उदाहरण ये ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, हीलियम धनायन, लिथियम +2, बेरिलियम +3 इत्यादि, पर ऑफबाउ का नियम फॉलो नहीं होता। ये देखिए, ऑफबाउ का नियम फॉलो नहीं होता। कौन सा नियम फॉलो होता है फिर? यहां एक्चुअली जो बोहर का मॉडल हम पढ़ के आए ना, यहां बोहर का मॉडल ही फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मान लीजिए कि बोहर को आदर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए ऐसा किया गया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो देखिए कैसा यहां पे इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो जैसे यहां देखिए जो 1s है ये n=1 है, माने पहले कोश में उपस्थित उपकोश, इसकी ऊर्जा सबसे कम है, ऐसा हम बोहर मॉडल में पढ़ के आए। अब देखिए जो 2s और 2p हैं, इनके बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, जबकि यहां नहीं लगा हुआ था, क्योंकि ये दोनों n=2 के उपकोश हैं। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन परमाणु जैसे जो भी दूसरे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उसमें 2s और 2p दोनों की ऊर्जाएं समान होती हैं, क्योंकि दोनों n=2 के हैं। तो n=2 की ऊर्जा n=1 से ज्यादा होगी, लेकिन इसमें उपस्थित जो भी उपकोश होंगे सबकी ऊर्जाएं समान होंगी। ठीक है, ऐसे ही 3s, 3p, 3d, ये देखिए ये n=3 का हिस्सा है, सभी की ऊर्जाएं समान है। जबकि यहां ये देखिए 3s 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s। तो ये ऑफबाउ का नियम है, जबकि यहां 3s 3p के बाद क्या आ रहा है? 3d, क्योंकि n=3 में 3d होता है। ऐसे ही 4s, 4p, 4d, 4f, ये देखिए ये n=4 में है बच्चों। तो ये n=1, इसका मतलब k कोश। ऐसे ही n=2 l कोश, n=3 m कोश, n=4 n कोश। तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ये देखिए बच्चों, ठीक है ना, विभिन्न कोशों की, ये कोश लिखूंगा मैं यहां पे, क्योंकि किसी कोश में उपस्थित जो उपकोश हैं उनकी ऊर्जाएं तो समान हैं। ठीक है बच्चों, ये जो 2s और 2p के बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया है, हम इस प्रकार के उपकोशों को जिनकी ऊर्जाएं समान होती है डीजनरेट सबशेल्स बोलते हैं। डीजनरेट माने ऐसे उपकोश जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, और ऑब्वियसली जो किसी भी उपकोश में उपस्थित कक्षक होंगे उनकी भी ऊर्जाएं समान होंगी। तो देखिए इसको हम अगर एक ऊर्जा ग्राफ बनाते हैं तो उस पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं वहां लिख देता हूं। पहले ये लिख लीजिए सभी बच्चे। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पे ये लिखना जरूरी है डीजनरेट। डीजनरेट को डीजनरेट से याद रख लीजिए, सबशेल्स, तो इसका मतलब होगा समान ऊर्जा वाले उपकोश। और अगर हम लिखते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स,
तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स इसका मतलब होगा समान ऊर्जा वाले कक्षक। ठीक है बच्चों, तो यहां हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु की बात हम यहां पर कर रहे हैं, ये देखिए इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ये मान लेता हूं कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा ऐसे बढ़ रही है और ये विभिन्न कोश हैं, n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है। और सभी कोशों की हाइड्रोजन परमाणु में हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जाएं भी पता है ना। अब n इज इक्वल टू 1, देखिए इसका ऊर्जा सबसे कम है और इसके अंदर एक ही उपकोश है 1s। ये उपकोश या कक्षक कुछ भी बोल सकते हो आप, ये हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब n इज इक्वल टू 2 में जब आप आए तो ये 2s है और देखिए 2p के अंदर, p के अंदर 3 कक्षक होते हैं, तो ये देखिए ये 2p है, तो 3 कक्षक तो 2p के और एक कक्षक s का, सभी बराबर ऊर्जाओं में है। तो इसीलिए यहां बोला जाएगा कि 4 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। समझ रहे हैं आप? डीजनरेट ऑर्बिटल हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश में, सेकंड कोश में कितने हैं? 4 हैं। ऐसे n इज इक्वल टू 3 में आइए तो देखिए पहले 3s, 3p के अंदर 3, अब d आ गया तो d में कितने कक्षक होते हैं? 5, बिल्कुल सही। ये देखिए तो कुल कितने कक्षक हो गए जो समान ऊर्जाओं वाले हैं? आंसर है 9 हो गए। तो यहां 9 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ये देखिए, तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, समझ रहे हैं आप? और ऐसे ही अगर मैं n इज इक्वल टू 4 में आता हूं तो ये देखिए 4s, ये 4p, ये 4d, ये 4f। ये देखिए f के अंदर 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए तो कुल कितने यहां पे डीजनरेट ऑर्बिटल हो गए? 16 हो गए। ऐसे ही तुम आगे भी लिख सकते हो। ये देखिए समान ऊर्जा वाले कक्षक, ये हमने ऊपर पहले लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से मिलते जुलते 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम हैं उसमें ऑफबाउ का नियम फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्यों? सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो ये 1s के अंदर ही मुख्यतः उपस्थित होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं अर्थात इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ये एक्साइट होकर किसी भी ऊपर वाले कोश में जा सकता है। इसके लिए भी ऑलरेडी हम जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके आ चुके हैं। आपको याद होगा ये हमने एनर्जी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका? ऑफबाउ के नियम का। तो जब भी विभिन्न प्रकार के उपकोश हमको मिलते हैं हम हमेशा सबसे पहले n+l के आधार पर यह निर्धारित कर लेते हैं कि किसकी ऊर्जा सबसे कम है, किसके लिए n+l का मान सबसे कम है। उसके आधार पर हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑफबाउ का नियम सभी बच्चों को क्लियर है। अभी आगे आपको मैं एक एपिसोड में इनसे संबंधित प्रॉब्लम बताता हुआ भी दिखूंगा, बट सबसे पहले समझना यह जरूरी था कि ऑफबाउ का नियम होता क्या है। तो अब जो तीसरा नियम है हुंड का नियम, उसको देख लेते हैं। तो पहले ये डिक्टेट कर लीजिए अपनी कॉपी में।